हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। आप देख रहे हैं एसकेटी पॉडकास्ट। चिंतामणि एसकेटी और टेक ऑफ विद एसकेटी के जो लंबे पॉडकास्ट होते हैं उनकी छोटी क्लिप्स आपको इस चैनल में देखने को मिलेगी। कई बार आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है और ऐसे में लंबे वीडियोस देख पाना पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए यहाँ आपको चिंतामणि एसकेटी और टेक ऑफ विद एसकेटी की छोटी छोटी क्लिप्स मिलने वाली हैं। तो कम समय में पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे प्रधानमंत्री अगर ये पहले कह चुके हैं कि एक्ट ऑफ टेरर, एक्ट ऑफ वॉर होगा, मूवी का डायलॉग है ना, मेरा वचन ही है शासन, लेकिन अब अगर वो ना हो तो उनकी बात क्या हल्की नहीं हो जाएगी? अगर बोला है ना तो वो करेंगे। आज तक उन्होंने कभी अपनी स्टेटमेंट से वापस नहीं गए। पाकिस्तानी जो जर्नलिस्ट हैं वो बाकायदा नेशनल टीवी पे सर आकर के चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं मोदी जी कुछ बड़ा करने वाले हैं, कुछ तो होगा। अब देखते जाइए। मुझे जहाँ तक लगता है तार जैसे ही जुड़े तो फिर ऑप सिंदूर 2 कोई नहीं रोक सकता। अमोनियम नाइट्रेट से इतना बड़ा धमाका वाकई हो सकता है। कोई नहीं सोच सकता था कि अमोनियम नाइट्रेट यूज किया जाएगा। हमारा ध्यान तो वही RDX पे था। मुझे लगता है उसके हैंडलर्स ने उसको बोला कि भाई तुम जल्दी कुछ करो, इफ इट इज ऑल्सो यू डू। पहले क्या होता था, जो टेररिस्ट होते थे वो एक स्पाइडर नेटवर्क बनाते थे। एक नई टेक्निक इन लोगों ने अब बनाई है जिसमें आइडियोलॉजी स्पाइडर बन जाती है। स्टारफिश नेटवर्क में ये डिस्ट्रॉय हो गया। अब आप सोचेंगे हाँ सब कुछ ठीक हो गया, दिल्ली में सब कुछ फाइन है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि दूसरा स्टारफिश नेटवर्क शायद गुजरात में चल रहा था। एक देश को ये ना लगे कि भाई सब कुछ ठीक हो गया है। आइडियोलॉजी मरती नहीं है, आदमी मर जाता है। अपने आप को मारने के लिए एक ताकत की ज़रूरत होती है। इतना आसान नहीं है कोई कि अपने आप को मार ले, और ख़ास तौर से ऐसा आदमी जो कि पढ़ा लिखा है, डॉक्टर है। इनकी एक और आदत होती है, मरते हैं तो मरते मरते औरों को भी साथ ले जाते हैं। लाल किला वो जगह जहाँ पे मस्जिद भी थी, मंदिर भी था, गुरुद्वारा भी था, तो उसमें भी क्या इस जगह को चुनना? सिंबॉलिक जगह के अलावा भीड़ भाड़ वाली भी जगह है। 4 बजे करेगा, कम लोग होंगे, ठेले वाले कम होंगे, रेडी वाले कम होंगे, छोले भटूरे बनाने वाले कम होंगे, पानी पूरी वाले कम होंगे, लेकिन 6 बजे तक ये अपना पूरा ठेला ठोला वहां लगा देते हैं। अगला ब्लास्ट तो कहीं भी हो सकता है, कानपुर, लखनऊ। इस समय आ गया है ऑपरेशन सिंदूर नहीं, ऑपरेशन इंदूर का। INDOR। हेलो एवरीवन, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक ऑफ विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। दिल्ली के दिल में लाल किले के ठीक सामने ब्लास्ट होता है। जैसे ये ब्लास्ट हुआ, हर तरफ टीवी चैनल्स पर, आपके अड़ोस पड़ोस में, हर जगह इसे लेकर के चर्चा शुरू हो गई। टीवी चैनल्स पर उसके बाद ये कहा जाना शुरू हुआ कि ये हड़बड़ी में किया गया ब्लास्ट था। लेकिन तब से लेकर के अब तक मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि हड़बड़ी में अगर ब्लास्ट किया गया होता तो दिल्ली तक कैसे पहुंच जाते, उसमें भी लाल किले पे कैसे पहुंच जाते, जहां पर इतनी हाई सिक्योरिटी होती है। तो क्या ये प्लानिंग के साथ किया गया धमाका था? क्या भारत को बड़ा नुकसान पहुंचाने की ये कोशिश थी? यह सवाल इसलिए भी बड़ा था क्योंकि पहलगाम के बाद अब जबकि दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है तो वो दिल्ली पे ब्लास्ट नहीं है, पूरे भारत पर ब्लास्ट है, हम सब के ऊपर ब्लास्ट है। और इसीलिए हमने आमंत्रित किया लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह जी को कि वो हमें ठीक से समझाएं कि कुछ लोग जो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी कनेक्शन तो इसमें है ही नहीं, सिलेंडर ब्लास्ट है ये, क्या वो संभव है? वो हमें समझाएं कि कैसे इसका पाकिस्तान के साथ कनेक्शन है। जो बताया है उन्होंने इस पॉडकास्ट में वो बहुत चौंकाने वाला है। आप गौर से सुनिएगा क्योंकि एक ऐसी बात उन्होंने इस पॉडकास्ट में बताई है जिसके ऊपर कहीं चर्चा नहीं की जा रही है। पाकिस्तानी कनेक्शन तो है ही, चाइनीज कनेक्शन, चीनी कनेक्शन कैसे है दिल्ली ब्लास्ट का, उन्होंने ये समझाया है इस पॉडकास्ट में। उन्होंने ये समझाया है कि बस कड़ियां जुड़ना बाकी बचा रह गया है। कड़ियां पाकिस्तान के साथ जिस दिन जुड़ गई उस दिन ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जरूर होगा, बस उसी का अब इंतजार किया जा रहा है। ये समझाया उन्होंने कि यह खतरा कैसे हमारे हर तरफ मंडरा रहा है, क्योंकि ये आइडियोलॉजी जो है वो खतरा है। इस्लामिक जिहाद की बात उन्होंने बताई है, समझाई है, बिना किसी को हार्म पहुंचाए। मतलब ऐसा नहीं है कि उन्होंने पूरी किसी कौम की, किसी धर्म विशेष की बात की है। बड़े गौर से
इस पूरे पॉडकास्ट को आप देखिएगा, आपके जो अपने हैं उन तक पहुंचाइएगा, आपके फ्रेंड्स तक, रिश्तेदारों तक इसे आप शेयर कीजिएगा, क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट को ठीक ढंग से समझ पाने में, जो आतंकी थे उनके दिमाग को समझ पाने में, व्हाइट कॉलर टेररिज्म को समझ पाने में, पढ़े लिखे लोगों को कैसे रेडिकलाइज किया जा सकता है ये समझ पाने में इस पॉडकास्ट के जरिए आप कामयाब हो पाएंगे। और खतरे को आप जितना जल्दी समझ लें उससे दूर भी उतना जल्दी हम रह पाते हैं। तो चलिए हम मिलकर के स्वागत करते हैं। बोर्डिंग पास में देती हूं। पॉडकास्ट में मेरे साथ आज मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, दिल्ली ब्लास्ट के साथ मैं शुरुआत करूंगी। सबसे पहले तो मुझे आप ये समझाइए कि अमोनियम नाइट्रेट की बहुत बात की जा रही है और इसको लेकर के मिक्स रिव्यू मिल रहा है इंटरनेट के ऊपर। कुछ एक्सपर्ट्स आके बता रहे हैं कि ये तो लो एक्सप्लोजिव होता है, इससे इतना बड़ा धमाका नहीं किया जा सकता। तो क्या उसमें कुछ और भी मिलाया गया था या मिलाया गया होगा, या अमोनियम नाइट्रेट से इतना बड़ा धमाका वाकई हो सकता है? देखिए, अमोनियम नाइट्रेट खुद में एक्सप्लोजिव नहीं है। अमोनियम नाइट्रेट एक सब्सटेंस है जो कि यूज़ किया जाता है, फर्टिलाइजर्स में यूज़ किया जाता है, इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, माइनिंग में यूज़ किया जाता है, क्वायरिंग में यूज़ किया जाता है। लेकिन माइनिंग क्वायरिंग में कैसे यूज़ किया जाता है, उसको एक धमाके की एक एक्सप्लोजिव के रूप में टर्न किया जाता है और फिर उसको यूज़ करते हैं। इजीली अवेलेबल होता है। इसके लिए ज़्यादा आपको जिद्दोजहद नहीं करनी पड़ती, क्योंकि ये फर्टिलाइजर्स के लिए यूज़ होता है, इसलिए एग्रीकल्चरिस्ट जो हैं वो ख़रीद सकते हैं इसको। एक फर्टिलाइज़र से भी अमोनियम नाइट्रेट को आप निकाल सकते हैं। तो कई सारी चीज़ें हैं, लैब में ले जा करके आप NPK बोलते हैं, उससे आप अमोनियम नाइट्रेट निकाल सकते हैं। इसीलिए इसकी लार्ज क्वांटिटी चाहिए होती है। और इसीलिए आपने देखा होगा जो रीसेंट ब्लास्ट हुआ है उसमें दिल्ली में, उसमें 2900 के करीब तो पकड़ा गया है। कितना अभी नहीं पकड़ा गया है ये तो हमें शायद आगे चलेंगे और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा तब पता चलेगा। तो अमोनियम नाइट्रेट के लिए ज़रूरी है एक एडिशनल उसमें मिक्सचर बनाना पड़ता है जो कि फ्यूल से बनता है, चाहे डीजल हो चाहे पेट्रोल हो। मतलब एक उसमें जब 6%, अगर 94% आप अमोनियम नाइट्रेट लेते हैं तो तकरीबन 6% आपको फ्यूल डालना पड़ेगा। और फिर उसके बाद उसके अंदर जो डिटोनेटर और प्राइमर उस लगता है वो लगा करके उसके बाद आप इसको एक्सप्लोड कर सकते हैं। अब रही बात, आपने बोला कि धमाके की जो इंटेंसिटी है, धमाके की जो इंटेंसिटी होती है अमोनियम नाइट्रेट की क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। अगर आपको याद होगा बायरट में 2020 में एक उनका गोडाउन था जहाँ पे ये डंप होता था एज वेस्ट मटेरियल इंडस्ट्री का। उसमें जब धमाका हुआ था एक्सीडेंटली, क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट में एक और खूबी है कि अगर आप बहुत देर तक इसको एक जगह पे इकट्ठा कर लेते हैं और उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है तो फिर वो जो उसके अंदर ही ऑक्सीजन क्रिएट होता है और उस ऑक्सीजन से फिर वो धमाका हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ही बड़ा धमाका हो सकता है अगर क्वांटिटी ज़्यादा हो। जैसे बायरट वाला जब हुआ था तो पूरी सिटी दहल गई थी। बायरट गोडाउन में जो हुआ था 2020 में, पूरी की पूरी सिटी दहल गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ पर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ हो और स्काई में एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जैसा क्लाउड फॉर्मेशन बनती है। तो इसकी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना ज़ोरदार धमाका होगा। और इसीलिए आपने देखा होगा कि अभी इसमें भी नौगांव में भी 390 किलो के करीब था, तब उसका धमाके का जो इंटेंसिटी था दिल्ली वाले से भी ज़्यादा, दिल्ली वाले में सिर्फ 90 kg था, राइट। सो इसको चलाने के लिए और चीज़ों की ज़रूरत होती है। पढ़े लिखे लोग थे, डॉक्टर्स थे, इनको केमिकल्स का ज्ञान था। एक डॉक्टर को केमिस्ट्री पढ़नी पड़ती है, तो ऑब्वियसली दे आर मोर एजुकेटेड, सो दे आर एबल टू डू दिस काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। ये कर लेते हैं अपने आप। लेकिन डॉक्टर ने तो पढ़ रखा होगा ना, उसके पेशे में तो अमोनियम नाइट्रेट की कोई जरूरत नहीं होती है। उसके पेशे में नहीं होती है, लेकिन वो कांटेक्ट में तो आता है ना लोगों से। देखिए, ये एक बहुत ही पुराना तरीका है इंटेलिजेंस गैदर करने का, सपोर्ट बेस बढ़ाने का, रिसोर्स लेने का। अब जैसे कि हम लोग मेडिकल कैंप करते हैं, मेडिकल कैंप जो सद्भावना का हमारा जो एक तरीका होता है, वेलवेट ग्लव इन आयरन फिस्ट के अंदर ऊपर हम वेलवेट ग्लव लगाते हैं। जो वेलवेट ग्लव यही होता है कि सद्भावना किया, कुछ डॉक्टर्स गए तो उसमें लोग आते हैं। जब लोग आएंगे
तो हमको ये भी तो पता चल सकता है कि भाई यहाँ आसपास एक्टिविटी क्या हो रही है, लोग बातचीत करते हैं। तो वो हमारा एक तरीका होता है अपने सपोर्टर इकट्ठा करने का। तो इसी तरह से इन लोगों ने भी किया है कि आपने देखा होगा लेबरर कॉलोनीज़ में मिले हैं, कई लेबरर कॉलोनीज से अमोनियम नाइट्रेट के वो जो ट्रेसेस मिले हैं, यानी कि लेबरर्स भी इन्वॉल्व हैं इसमें। सो ये जब दवाई के लिए आते हैं, डॉक्टर साहब दवा दे देना, 2 दिन दवा दी डॉक्टर साहब ने, 3 दिन दवा दी, डॉक्टर साहब अच्छे हैं, देव ऑल, सभी ने रजिस्टर जो इंडिया का रजिस्ट्रेशन एग्ज़ामिनेशन होता है एक प्रैक्टिशनर का, सब पास किया है। और ये बहुत डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम होता है, अगर आपको पता हो, मेरे खुद भतीजे ने पास किया है, 2 बार फेल हुआ वो। तो इट्स नॉट अ ईजी एग्ज़ाम। तो दे आर ऑल इंटेलिजेंट पीपल एंड इन वंस यू नो द थ्योरी, प्रैक्टिकल भी कराया जाता है इनको। केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल होता है, मैं केमिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, तो एट द लैब स्टेज तो मैं प्रैक्टिकल कर ही सकता हूँ ना। तो अगर मैं लैब स्टेज में प्रैक्टिकल करना जानता हूँ तो ऑब्वियसली मैं क्या बोलते हैं बड़े स्केल पे भी कर सकता हूँ। और लैब की फैसिलिटीज़ हैं इनके पास। यूनिवर्सिटी में थे ये लोग, यूनिवर्सिटी में बड़ी बड़ी लैब्स होती हैं। अगर यूनिवर्सिटी भी मिली हुई है उससे, अभी उसका वो लाइसेंस बंद कर दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो कहने का मतलब ये है कि इन्होंने बड़े ध्यान से, बड़े सोच समझ करके एक नेटवर्क बनाया था। ये कौन सा, किस तरह का नेटवर्क होता है उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा जब आप सवाल करेंगी और मुझसे कि ये टेक्निक को क्या बोलते हैं। ये जो नेटवर्क्स अभी आप देख रही हैं जो इंडिया में उभर के आया है। बताइए ना सर, ये कौन सी टेक्निक? देखिए एक किताब 2006 में ब्रैफमैन ने लिखी थी। अमेरिका के वो ऑथर हैं, एक्सपर्ट हैं सिक्योरिटी के। उन्होंने ये किताब लिखी थी, उसका नाम था स्टारफिश एंड द स्पाइडर नेटवर्क। पहले क्या होता था, जो टेररिस्ट होते थे वो एक स्पाइडर नेटवर्क बनाते थे। स्पाइडर नेटवर्क का मतलब वो, जैसे अलकायदा ने जब शुरू किया तो स्पाइडर अलकायदा है, मतलब वो जो क्या वो ओसामा बिन लादेन है, बाकी सब उसके जाल में एक बड़ा सा नेटवर्क है। तो अगर मैंने अलकायदा का जो स्पाइडर है उसको मार दिया तो पूरा का पूरा जो नेटवर्क था वो गिर जाता था। अलकायदा के साथ वही हुआ। जैसे ही ओसामा बिन लादेन की डेथ हुई, जो रही सही उसकी जो फुटप्रिंट थी अलकायदा की कम हो गई, और अब दूसरे छोटे छोटे फॉर्म में ये लोग आ रहे हैं, अलकायदा इन द इंडियन कॉन्टिनेंट वगैरह करके, बट उनका इफ़ेक्ट उतना नहीं है। दूसरे होते हैं कि जो कि एक नई टेक्निक इन लोगों ने अब बनाई है जिसमें आइडियोलॉजी स्पाइडर बन जाती है, आप समझ गई, और स्टारफिश की तरह नेटवर्क्स आने लगते हैं। अब आप स्टारफिश को देखा होगा आपने, स्टारफिश छोटी सी होती है, उसके 5-6-7 उंगलियां होती हैं और बीच में वो होता है। लेकिन ये स्टारफिश दूसरे स्टारफिश के साथ कनेक्टेड नहीं है। लेकिन ये सारी जो स्टारफिश हैं उस समुंदर में जो आइडियोलॉजी है उसमें उस आइडियोलॉजी से कनेक्टेड हैं। तो अगर मैंने इस स्टारफिश नेटवर्क को डिमोलिश भी कर दिया, दिल्ली का जो मॉड्यूल था वो एक ऐसा ही स्टारफिश नेटवर्क था जिसको अब हमने डिमोलिश भी कर दिया। हमें दूसरी स्टारफिश को ढूंढना पड़ेगा, उनको और ज़्यादा हमको इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि इनके बीच में और उनके बीच में कोई कड़ी नहीं है। स्पाइडर नेटवर्क में क्या होता है, अगर आपने एक कड़ी पकड़ ली तो ठक 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 आप स्पाइडर तक पहुंच जाएंगे। स्टारफिश नेटवर्क में ये डिस्ट्रॉय हो गया। अब आप सोचेंगे हाँ सब कुछ ठीक हो गया, दिल्ली में सब कुछ फाइन है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि दूसरा स्टारफिश नेटवर्क शायद गुजरात में चल रहा था, या फिर लखनऊ में चल रहा है, या फिर इलाहाबाद में चल रहा है, या फिर केरला में चल रहा है, या हैदराबाद में चल रहा है। क्योंकि इसकी जो गाइडेंस है वो एक बड़ी आइडियोलॉजी से हो रही है। और आपको पता है ये आइडियोलॉजी क्या है, सलाफ़ी जिहाद, जो हमारे देश में भी काफ़ी घर कर चुका है। हालांकि ये पहले से था, गदवाए हिंद का जो पुराना जो नारा है इन लोगों का, वो अभी भी लागू है, चल रहा है। आइडियोलॉजी मरती नहीं है, आदमी मर जाता है। तो इस हिसाब से तो सर, जैसे आप बता रहे हैं कि ये एक स्टारफिश है, अब इस स्टारफिश का दूसरी स्टारफिश से कोई कनेक्शन ही नहीं है। बिल्कुल, वो इसीलिए होता है ताकि वो नेटवर्क बना रहे, वो नेटवर्क जिंदा रहे, और आदमी को, एक देश को ये ना लगे, या किसी ग्रुप को या ऑर्गेनाइजेशन को ये ना लगे कि भाई सब कुछ ठीक हो गया है। नहीं, तो ये हमने जितने डॉक्टर्स पकड़े हैं, जितने इंजीनियर्स पकड़े हैं, इसका मतलब इनके आका तक तो फिर हम कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए ये नेटवर्क बना है। आप इस किताब को पढ़ें,
इट्स अ वंडरफुल बुक। अगर आप एक बार शुरू करेंगे, और 2006 की बात कर रहा हूँ मैं, ये उन्होंने 2006 में लिखा है, जब ये होना शुरू हो गया था। तब याद होगा आपको, लोन वुल्फ अटैक शुरू हो गए थे। इसी तरह के जो किताबें उस समय निकल रही थी, लोगों को आइडिया आने लगा, अलकायदा को खुद आइडिया आने लगा कि भाई यार, ये तो हम अगर सेंट्रलाइज्ड रहेंगे तो हम तो ट्रेस हो जाएंगे। तो उन्होंने अपने आइडियोलॉजी को बेचना शुरू किया, और यही कारण है कि डीप वेब में आपको ISIS की मैगजीन्स मिल जाएंगी, आपको जो अलकायदा की अभी जो रेवेनेंट्स हैं उनकी मैगजीन मिल जाएंगी, अलकायदा इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट की। ये अपने विचारों को इस तरह से आगे प्रोपोगेट कर रही हैं। अब होता क्या है कि अगर मैं रेडिकलाइज हो गया तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं औरों को भी रेडिकलाइज करूँ। तो ये एक फिनोमिना जो है, इसको रोक पाना हथियार से नहीं हो सकता। इसको रोकने के लिए एक काउंटर आइडियोलॉजी आपकी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए ताकि ये आइडियोलॉजी एकदम दब जाए आपके देश में। लेकिन हमारे देश का आपको पता है कि इतनी डाइवर्सिटी है। लोग बोलते हैं माइनॉरिटी, लेकिन भाई 25 करोड़ 30 करोड़ माइनॉरिटी थोड़े होती है। 25 करोड़ का मैं बोलता हूँ, अगर आप 2% लोग भी रेडिकलाइज हैं, अब 25 करोड़ का 2% निकालिए, कितना हुआ? लाखों में हो गया। लाखों में हो गया, 2.5 लाख हो गया, 5 लाख हो गया। अब 5 लाख लोग तो मतलब दुनिया हिला दें। सो मैं ये बोल रहा हूँ कि चलो 0.5% भी है, ये केपेबल हैं किसी भी देश में अफरा तफरी फैलाने में या एनार्की फैलाने में। तो मैं आपकी बात से ये मतलब क्या निकाल सकती हूँ, मेरे व्यूवर्स क्या ये मतलब निकाल सकते हैं कि 5 लाख नहीं भी तो 2.5 लाख नहीं भी तो 25,000, 50,000, 1 लाख स्लीपर सेल हैं इस देश में? 25,000 स्लीपर सेल नहीं, 25,000 तक के लोग डेफिनेटली रेडिकलाइज्ड हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, बल्कि ज़्यादा हैं। मैं तो एक बड़ा कंजर्वेटिव एस्टिमेट ले रहा हूँ। अब रेडिकलाइजेशन के कई तरीके होते हैं और कई रूप होते हैं, तरीके नहीं, कई रूप होते हैं। कुछ लोग ओवर्टली तो आपको प्रेजेंट करेंगे कि हम बिल्कुल राष्ट्रवादी हैं, वी आर फॉर इंडिया, लेकिन अंदर से वो रेडिकलाइज्ड हैं। आपको पता भी नहीं चलने देंगे कि वो एक रेडिकलाइज्ड पर्सन है। वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में घुस जाएगा, किसी पुलिस तंत्र में घुस जाएगा, किसी मिलिट्री तंत्र में घुस जाएगा, वहाँ से वो स्पाइंग करेगा, वहाँ से वो रिसोर्स इकट्ठा करेगा, और उसके बाद एक्टिव होगा जब उसके जो आका हैं, जैसे भी इन लोगों ने तरीके निकाले हुए हैं कम्युनिकेशन करने के लिए। आपको पता होगा ये भी जो दिल्ली ब्लास्ट भी हुआ, उसमें भी कुछ हैंडलर्स के लिंक मिल रहे हैं पाकिस्तान से। इन्होंने टेलीग्राम का यूज़ किया है, सिग्नल का यूज़ किया, ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। तो अगर आप इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं, सब पर नज़र अब कैसे डालेंगे? और ख़ास तौर से टेलीग्राम की जो पॉलिसी है, उसमें तो कोई भी आराम से अपना कम्युनिकेशन कर सकता है। एक बहुत ही मैं आपको सिंपल उदाहरण बताता हूँ कैसे ये लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं जिससे कि आप उनको पकड़ भी नहीं पाएँ। अब मान लीजिए मैं एक स्टारफिश का जो स्टारफिश का जो हेड होगा, वो बाकियों को जानेगा, 8 को, लेकिन बाकी 8 एक दूसरे को नहीं जानेंगे। ऐसा भी इनके साथ हो सकता है। टेलीग्राम चैनल में यही होता है, जो चैनल बनाता है वो तो सबको जानता है, हाँ। लेकिन जो उसमें लोग जुड़े रहते हैं वो ना एक दूसरे का नंबर देख सकते हैं। आईडी अगर कुछ लोगों ने ऑन कर रखी होती है तो उनको जरूर दिखाई देती है, अदरवाइज वो लोग एक दूसरे को नहीं जान सकते, उनका नंबर नहीं निकाल सकते। बिल्कुल। और पहले जब ये मान लीजिए टेलीग्राम भी आपका मॉनिटर होने लग गया, तो एक बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है ईमेल का। अब आप बोलेंगे ईमेल तो ट्रेस हो सकता है, बिल्कुल ट्रेस हो सकता है, लेकिन होता क्या है कि मेरे पास एक ईमेल है, मेरे को पासवर्ड पता है। मान लीजिए किसी एक आदमी को जो कि लीडर है, जो कि बाकी लोगों को मैनेज कर रहा है, उसको मैंने शुरू में अपना ईमेल और अपना पासवर्ड शेयर कर दिया है। अब मैं क्या करूँगा, जैसे मान लीजिए मैं बॉस हूँ, मैंने एक ईमेल बनाई और ड्राफ्ट में सेव कर दी। उसको पासवर्ड पता है, वो रोज़ चेक करेगा अपना ईमेल। उसी ईमेल को अब दूसरा आदमी चेक कर रहा है, मे भी तीसरा आदमी भी चेक करेगा। वो खोलेगा और ड्राफ्ट मैसेज में जाएगा, मैसेज पढ़ेगा, कम्युनिकेट हो गई उसको। ईमेल तो गई नहीं ना हवा में। ठीक बात।
कम्युनिकेशन तो हुआ ही नहीं, सिर्फ उसने उस ईमेल को खोला, वहाँ ड्राफ्ट में गया, ड्राफ्ट पढ़ा और उसके बाद वो डिलीट भी कर देगा ताकि वो रहे नहीं। तो एक टेक्नोलॉजी ने एक ऐसा माहौल खड़ा कर दिया है कि इंजीनियस तरीके हो गए हैं। अब जैसे फोटोग्राफ्स के पीछे मैसेज होती है, आपने फ़ोटो लगा दी, फ़ोटो को क्लिक किया और जब वो क्लिक करेगा उसके बाद कोई एक पासवर्ड होगा, उससे वो डालेगा और उसको एक्चुअल मैसेज पढ़ने को मिलेगी। हमने ये फरीदाबाद वाले केस में देखा था, फरीदाबाद नहीं, ये हरियाणा में जो पाकिस्तान को मदद करने वाली ज्योति करके जो महिला पकड़ी गई थी, कि कैसे वो ब्लॉगर थी और हर जगह जाकर के सिर्फ अपनी फोटोग्राफ्स पोस्ट कर दिया, वीडियोस बनाए, तो उससे वहां बैठे बैठे पाकिस्तान को ये पता चल रहा था कि ओके फाइन, यहाँ का तो मैप ये है और यहाँ पे ऐसे एंटर किया जा सकता है और जाया जा सकता है। हमें लग रहा है कि वो एक नॉर्मल ब्लॉगर है, जैसे मैं फोटो डालती हूँ, आप डालते और हो, उसको हैंडलर्स तो पैसा दे ही रहे हैं, उसको हमारी पब्लिक भी पैसा दे रही है फॉलोअरशिप बढ़ा के। वीलॉगर है, अब जितने उसके मिलियन फॉलोअर्स होंगे उतने उसको पैसे मिल रहे हैं। तो ये तो मतलब विन विन सिचुएशन हो गई ना, वीलॉगर की भी और पाकिस्तानी हैंडलर की भी। पाकिस्तानी हो या चाइनीज़ हो वो अलग। अब आप एक और इस नेटवर्क की अगर आप ध्यान दें, लोगों ने इसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो नहीं किया है। इसमें से कुछ एक डॉक्टर्स ने चाइना से मेडिकल डिग्री हासिल की है, तभी उनको इंडिया में आकर के नेशनल मेडिकल प्रैक्टिशनर का एक जो लाइसेंस होता है उसके लिए एग्ज़ाम देना पड़ता है, और इन्होंने अव्वल नंबर से पास किए वो एग्ज़ाम। चाइना में ये 5 साल 6 साल रहे हैं, तो इससे चाइना कनेक्शन भी जुड़ सकता है। इस पे ध्यान नहीं दिया हम लोगों ने। अगर आप पूरी लिस्ट उठा के पकड़ेंगे 8 आदमियों की, तो एक डॉक्टर उसमें चाइना से भी आया हुआ है। इस पे अभी तक मीडिया में कुछ बातचीत नहीं हो रही है, सुगबुगाहट नहीं है इसको लेकर। बुहार नहीं है, क्योंकि वो अभी सारा इतना पाकिस्तान पे फोकस हमने कर रखा है कि हम बाकी कनेक्शंस के बारे में ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। मैं सर ये चाइना वाला कनेक्शन भी आपसे समझूंगी, मैं बांग्लादेश वाला कनेक्शन भी समझूंगी, क्योंकि सैफुल्लाह सैफ की तरफ से जब ये कहा जाता है कि हम भारत पर हमला करेंगे, बांग्लादेश के जरिए हमला करेंगे, तो ये दोनों ही चीज मैं आपसे समझूंगी। लेकिन दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है, सबसे पहले उसे लेकर के सवाल अब मैं पूछने जा रही हूँ और थोड़ा मैं चाहूंगी कि आप पूरा हमें समझाएं। सबसे पहले तो ये कि ये कहा जा रहा है कि ये जल्दबाजी में किया हुआ ब्लास्ट हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही कि शायद वो घबरा गए थे और शायद इसलिए इस तरह उन्होंने चुना। मैं ये समझना चाहती हूँ कि घबराहट में कोई दिल्ली कैसे एंटर करेगा, घबराहट में दिल्ली में भी उस लाल किले की तरफ मूव क्यों करेगा जहां पर दिल्ली पुलिस की इतनी सिक्योरिटी होती है, जहां पे हमारी नेशनल फोर्सेस रहती हैं और चारों तरफ वहां पर बिल्कुल नाकेबंदी की तरह की सिचुएशन रहती है। फिर उस हड़बड़ाहट में, उस घबराहट में कोई 3 घंटे तक पार्किंग में कैसे बैठा रहेगा? तो ये जो सारी चीजें हैं, और वो भी आप देखिए, आपने गाड़ी में एक्सप्लोजिव रखा हुआ है, आप वहां से भाग सकते हैं, आप दिल्ली का बाहर का एरिया लेके जा सकते हैं, आप कहीं हाईवे पर जा सकते हैं। तो क्या ये ऐसा नहीं समझ आता, मुझे जो दिखाई दे रहा है, कि ये प्लानिंग के तहत लाल किले को चुना गया होगा? देखिए, इस समय कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है कि ये प्लानिंग के तहत था या एक्सीडेंटल था या इस तरह से किया गया कि ताकि ये एक्सीडेंटल लगे। और इसमें ये भी हो सकता है कि एक थोड़ी सी दूरगामी सोच भी है कि ये पूरा का पूरा जो मामला है इंडिजिनस लगे, यानी कि अंदरूनी लगे। देखिए, कोई भी जो हमला हमारे देश में हुआ है रिपीट नहीं हुआ है। अब शुरू से नज़र लगाइए, 1993 बॉम्बिंग मुंबई की एक पैटर्न था, उसके बाद आप लगाइए अक्षरधाम, उसके बाद लगाइए कालूचक, उसके बाद लगाइए पार्लियामेंट अटैक, सरोजनी नगर मार्केट दिल्ली ब्लास्ट, आप लोग शायद याद होगा लोगों को, 80 से ज़्यादा कैजुअल्टीज़ हुई थी उस पर्टिकुलर इंसिडेंट में। दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर का ब्लास्ट, उरी का, पुलवामा का, पठानकोट एयरबेस का, हर समय जो एक्शन होता है वो पिछले से अलग होता है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है कि हम रिएक्टिव हैं, ये ऐसे एक्शन हुआ हम उसकी पूरी तैयारी करने लग जाते हैं और वो फिर वो नई तरीके से फिर वो हमला करता है हमारे ऊपर। इस बार भी वही हुआ है। अब कोई नहीं सोच सकता था कि अमोनियम नाइट्रेट यूज़ किया जाएगा।
हमारा ध्यान तो वही RDX पे था, हमारा ध्यान इंटेलिजेंस का जो ध्यान था वो जो जिस तरह से वो लोग अंदर आए थे, बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन। अब इन्फिल्ट्रेशन की ज़रूरत ही नहीं है आज के ज़माने में देखा जाए तो। अगर मैं इंडिया के अंदर ही अपनी टीम तैयार कर लूँ तो मैं क्यों इन्फिल्ट्रेट करूँ, क्यों अपने बंदे भेजूँ उस पार, कनेक्शन जोड़ूँ, क्योंकि पिछली बार तो फंसे कनेक्शन की वजह से ना। और ये मैंने पहले भी बताया था, मैंने कहा कि अब आप इंडियन मुजाहिदीन टाइप ऑफ एक्शन देखना शुरू करेंगे, और ये टिपिकली इंडियन मुजाहिदीन टाइप ऑफ एक्शन है, जिसमें कि ये आपको दिखाया जाएगा कि सारा कुछ अंदर से हो रहा है। अब आपकी बात रही कि ये प्लान्ड था या फिर एक्सीडेंटल था, ठीक है, तो उसके लिए मैं ये कहूँगा कि मुझे जो जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि ये नेटवर्क बड़ी जल्दी जल्दी उधड़ रहा था, तो चांसेस हैं कि ये जो बंदा था, ये हेड था उसका, ये बॉस था, चांसेस ये मुझे लगते हैं कि इसने सोचा कि अब मेरे पास आने वाली है जो पुलिस की जो क्या बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन, और मैं पकड़ा जाऊंगा। और एक बार पकड़ा जाता तो इसके थ्रू बहुत सारे इंफॉर्मेशन लीक होती। जब भी किसी नेटवर्क का, स्टारफिश का हो, अगर हेड पकड़ा जाता है तो वो है जो मैंने बोला ना कि जो कनेक्शन है, वो पकड़े जाने से उसको फिर हम पाकिस्तान को एम्बैरेसमेंट होती। मुझे लगता है उसके हैंडलर्स ने उसको बोला कि भाई तुम जल्दी कुछ करो, इफ़ इट इज़ ऑल्सो यू डू अटैक ऑल्सो। क्यों कि इसका मैंने पहले भी एक एक्सपीरियंस कर रखा है। पठानकोट अटैक में जब मैं, आप शायद पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि जब वो उसको वर्चुअली पकड़ लिया था अजमल कसाब की तरह उस कुक ने, तब उन्होंने जो बाकी 3 बचे थे उन्होंने अपने बंदे को मारा। कुक को तो मारा ही मारा, अपने बंदे को भी मारा। उसका रीज़न यही होता है कि वो नहीं चाहते हैं कि कोई तार, और ये मुझे लगता है कि ये इसके तार जुड़े हुए थे, और इसलिए इसको फोर्स किया गया होगा कि भाई अब आप एक्शन लीजिए अल्टीमेट, और कैसे भी हो, चाहे आपको, क्योंकि अगर आप देखेंगे पहले मस्जिद गया, वहाँ पूजा करी, वहाँ पे अपना उसने देखिए अपने आप को मारने के लिए एक ताकत की ज़रूरत होती है। इतना आसान नहीं है कोई कि अपने आप को, ख़ास तौर से ऐसा आदमी जो कि पढ़ा लिखा है, डॉक्टर है, तो वो एक मुझे नहीं लगता कि वो एक ट्रेंड अटैकर था। उसने एक हिम्मत जुटाई और फिर उसके बाद आकर के यहाँ पर बैठा था कि क्राउडेड एरिया हो। एक क्राउडेड एरिया में इनकी एक और आदत होती है, मरते हैं तो मरते मरते औरों को भी साथ ले जाते हैं। तो हो सकता है कि इसने ये इट वॉज अ हरीड ऑपरेशन बट प्लान्ड इन एक्शन वेयर टू डू इट। तो मैं इसको आपको दोनों तरह से जोड़ के देखूंगा कि एक ये जल्दी प्लान किया हुआ एक्शन था ताकि डिस्कवर ना हो, लेकिन इसको जो एग्जीक्यूशन किया वो प्लान था इन द सेंस कि कौन सी जगह पे करना है, कहाँ करना है, ताकि मैं खाली हाईवे में तो क्या फ़ायदा है मेरा। तो मैं ऐसी जगह ताकि मेरे साथ और भी लोगों का मैं नुकसान पहुंचाऊं, इस देश का और नुकसान पहुंचाऊं। तो मुझे लगता है ये एक मोडस ऑपरेंडी थी जो मेरे हिसाब से, मैं गलत भी हो सकता हूँ, इन्वेस्टिगेशन बाद में और कुछ बोलेंगे, बट दिस इज़ माय टेक ऑन दिस पर्टिकुलर इशू कि किस तरह से ये प्लान किया गया था। अब मैं चाहती हूँ आप मुझे ये समझाएं कि ये जो जल्दबाजी में किया गया प्लानिंग थी, जल्दबाजी वाली ये जो प्लानिंग थी, उसमें भी लाल किले को ही क्यों चुना गया? क्योंकि मैं जहां तक समझती हूँ सर, आप अगर कोई भी ऐसी आतंकवादी गतिविधि करते हैं, ब्लास्ट करते हैं, तो वो मैसेज आप इंडिया तक ही नहीं पूरे वर्ल्ड तक देना चाहते हैं। लाल किला वो भी वो जगह जहाँ पे मस्जिद भी थी, मंदिर भी था, गुरुद्वारा भी था, अलग अलग वहाँ बाकी धार्मिक स्थल हैं, लोग हैं, तो उसमें भी क्या इस जगह को चुनना, भले जल्दबाजी में चुना गया, तो वो भी क्या कोई मैसेज देने की कोशिश थी? ऑब्वियसली देखिए, लाल किला हमारे देश का एक आइकॉन है ना, एक बहुत बड़ी मैसेजिंग फोर्ट है, जहाँ से प्राइम मिनिस्टर हर साल अपना भाषण देते हैं, अगले साल का उनका क्या प्लान है पूरा बताते हैं। जब लाल किले से वो खड़े होते हैं तो उनके सामने, आप कभी जाइएगा देखिएगा, उनके सामने गुरुद्वारा भी दिखता है, सामने मस्जिद भी दिखती है और मंदिर भी है, तीनों चीज़ें दिखती हैं।
ये एक तरह से एक सिंबॉलिक जगह है वो, और सिंबॉलिक जगह के अलावा भीड़ भाड़ वाली भी जगह है। तो जो मेट्रो से लोग निकलते हैं, जब आप बोल रहे हो ना वेट क्यों कर रहा था, देखिए शाम को अगर जब भी कोई चीज़ करते हैं तो वो मैक्सिमम ट्रैफिक टाइम होता है। आपको पता है दिल्ली में 6 बजे मतलब लोग 5 बजे ऑफिस से निकलते हैं और धड़ाधड़ 4 बजे करेगा, कम लोग होंगे, ठेले वाले कम होंगे, रेडी वाले कम होंगे, छोले भटूरे बनाने वाले कम होंगे, पानी पूरी वाले कम होंगे, लेकिन 6 बजे तक ये अपना पूरा ठेला ठोला वहाँ लगा देते हैं। तो वो वेट कर रहा था, इसलिए उधर से जल्दी निकला ताकि सुबह वो अपना ट्रैफिक को काटता हुआ यहाँ पर आ जाए। यहाँ उसने मैंने कहा ना कि उसको भी एक ताकत, इंटरनल स्ट्रेंथ बनानी थी, तो वो मस्जिद भी गया, वहाँ पूजा करी, थोड़ा इधर उधर चक्कर लगाया, कुछ अपने आप को उसने तैयार किया होगा, उसके बाद यहाँ बैठा। भाई वो भी एक आदमी है। और फिर सही समय वही था, 6 सवा 6 बजे, 6:30 बजे का समय जो था, जबकि मैक्सिमम ट्रैफिक होता है, उस समय उसने डिसाइड किया कि ठीक है मैं अपने आप को ब्लो अप करूँगा। तो मुझे लगता है इट इज़ एन हरीड प्लान ऑफ एक्शन बट प्लान्ड इन लोकेशन एंड एक्सप्लोजन। अब उसको उतना अच्छी तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर पाया, दैट इज़ अ डिफरेंट इशू। सिंस ही कुड नॉट एग्जीक्यूट इट सो वेल, मे बी लास्ट मिनट ही मस्ट हैव फेल्ट द बोलते हैं ना लास्ट मिनट जिटर्स आते हैं, वो भी हो सकता है हो गया हो उसके साथ। तो ये कई सारी संभावनाएं हैं। अब वो तो मर गया, अब उसको अब कैसे वो कर सकते हैं, डिसाइफर कर सकते हैं। बट दीज आर द फ्यू थिंग्स विच यू कैन थिंक ऑफ, जो हम लोग सोचते हैं, हम लोग करते हैं। मैं खुद NSG में रहा हूँ, ऐसे जब भी इंसिडेंट्स हुए हैं हमारी टीम तुरंत वहाँ जाती है। उसके कई और रीजंस होते हैं हम क्यों जाते हैं, हमारा क्या काम है, बाकियों का क्या काम है, वो सारी चीज़ें होती हैं। उसके बारे में तो जिक्र तब करते हैं जब अगर ऐसा कोई सिचुएशन इमर्ज होती कि वहाँ और भी कोई लोग होते और भी इनके साथी होते जो कुछ लोगों को बंधक बना लेते, तो NSG का काम और बढ़ जाता है। तो ऐसे कई सारी चीज़ें होती हैं। मेट्रो में ही आप सोच सकती हैं, मेट्रो को भी कब्जा कर सकते हैं ये लोग। इस भगदड़ में 4-5 लोग गए, एक मेट्रो में बैठे और एक डिब्बे को उन्होंने हाईजैक। अरे वो ड्राइवर को हाईजैक कर लिया, बीच में खड़ा कर देंगे। वो ना इधर से जा सकते ना उधर से जा सकते, बीच में ट्रेन को आपको खड़ा कर देंगे, बोलेंगे हमारी डिमांड्स पूरी करिए। सो इस तरह के कई सारी संभावनाएं हैं हमारे देश में। और ये अगर आप सोचते हैं कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस इन सब चीज़ों को नहीं ध्यान में रखते हैं, तो मेरे ख्याल से हमारा देश गलत है। लेकिन क्या होता है कि डिफेंसिव ऑपरेशंस में हमेशा आप 100% तो इस चीज़ को नहीं कर पाते हैं, तो कभी न कभी चूक हो ही जाती है। तो उस समय ये इंसिडेंट होता है, तो हमारे अंदर वो है ना आदत, अरे सिक्योरिटी फोर्सेस क्या कर रहे थे, इंटेलिजेंस वाले क्या कर रहे थे। आप आके देखिए, फिर समझ में आएगा कि इंटेलिजेंस वाले क्या कर रहे थे, सिक्योरिटी वाले क्या कर रहे थे। मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, देयर इज़ अ फेलियर, तो देयर इज़ अ फेलियर। बट आप सोचिए इस बार बहुत बड़ा हादसा होने से बचा है। यहाँ पे आपको इंटेलिजेंस को एक शाबाशी देनी पड़ेगी। बनिस्बत ये है कि हमारे बहुत सारे लोग मारे गए, मेरी पूरी कंडोलेंसेस है उनके साथ। लेकिन इस चोर सिपाही के गेम में कभी हार, कभी जीत, कभी पार्शियल जीत, ये तो होती ही रहेगी। मैं मेरे व्यूवर्स से चाहती हूँ कि आप मुझे कमेंट करके बताएं, सर अल फलाह यूनिवर्सिटी जिसकी अब हम बात कर रहे हैं, मैं इतने साल से दिल्ली में रह रही हूँ, मैं दिल्ली नोएडा में ही काम कर रही हूँ। सीरियसली मैं बता रही हूँ, इस यूनिवर्सिटी का नाम मैंने नहीं सुना था। मेरे व्यूवर्स अगर जानते हैं, फरीदाबाद वाले, मेरी क्योंकि फरीदाबाद के भी बहुत से लोगों से बात हुई, तो वो कह रहे हैं हम भी नहीं जानते हैं। दिल्ली NCR के एरिया में एक यूनिवर्सिटी चल रही है, मैंने उसका नाम जर्नलिस्ट होने के बाद भी अगर नहीं सुना है। और अब ये पता चल रहा है कि ज्यादातर लोग जो पकड़े गए उन सब का तार एक साथ अल फलाह यूनिवर्सिटी से है। अच्छा, आपने सुना था इस यूनिवर्सिटी का नाम? मैंने नहीं सुना था। हम नहीं जानते हैं। और एक ऐसी यूनिवर्सिटी चल रही है जिसमें एक साथ इतने सारे रेडिकलाइज्ड लोग हैं और वो NCR में ही है, ये हम कैसे समझेंगे? अब आप देखिए, हमारे देश में हमारा देश बहुत बड़ा देश है, और हमारे देश का हमारे देश का किसी भी देश का जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस होता है, वो सारा का सारा एक जगह पे नहीं जाके रुकता है। हर एक का एक पावर होता है, उस पावर के अंदर वो एग्जीक्यूट करता है और किसी चीज़ को सैंक्शन कर देता है। अब उसी तरह से यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी को सैंक्शन करना UGC और मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन
अगर स्टेट का है तो स्टेट का करेगा, सेंटर तक भी नहीं जाएगा। सो अगर इस प्रोसेस में कोई यूनिवर्सिटी अप्रूव हो गई है तो सेंटर को तो पता भी नहीं चलेगा, ना ये शेयर होता है इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के साथ। इंटेलिजेंस एजेंसीज़ क्या करती हैं, वो मॉस्क को कवर करती हैं, मदरसों को कवर करती हैं, यूनिवर्सिटीज़ को भी कवर करती हैं, ऐसा नहीं है कि, लेकिन वो हर यूनिवर्सिटी को खाली एक कर्सरी तरीके से भाई गिनती करती हैं कि भाई यहाँ पर कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कितने मदरसे हैं, कितने मस्जिदें हैं, कितने मंदिर हैं, कितने क्या बोलते हैं सस्पिशियस जगह हैं। तो वो दे कवर एवरी पॉसिबल सस्पिशियस प्लेस। और हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा हैं ये कि आप सबको 100% कवर करो वो भी मुश्किल है। और ये छोटी छोटी जो यूनिवर्सिटीज़ बन रही हैं, एक तरफ हमने ये शुरू किया कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ खोलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन होगी तो लोग लिबरलाइज होंगे, आइडियोलॉजिकली जो है रेडिकलाइज नहीं होंगे। तो कई लोग इस तरह का अपना एक वो कॉन्सेप्ट बना के यूनिवर्सिटी सैंक्शन कराते हैं। अब कॉन्सेप्ट तो बना लिया आपने कि हम लिबरलाइज करेंगे, लिबरल एजुकेशन बताएंगे, मेडिकल पढ़ाएंगे एंड व्हाट नॉट एंड व्हाट हैव यू। वो तो मेडिकल पढ़ा रहा है, तो मेडिकल के लिए बोलेगा भाई यहाँ पर कौन सा रिलीजन का आप सवाल उठा रहे हैं, इट्स अ प्योरली मेडिकल यूनिवर्सिटी, तो उसको सैंक्शन मिल गया। अब मैं उस मेडिकल यूनिवर्सिटी को खोल करके उसके पीछे अगर मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ, वो तो तभी पता चलेगा जब हम कुछ हमको लीक मिलेगा। और इसमें तो मैं भगवान का शुक्र मानता हूँ कि वो पोस्टर वाला इंसिडेंट हुआ जम्मू और कश्मीर में, जिसकी वजह से फिर वो वहाँ से ये सारे अल फलाह में आके जुड़े हैं। सारा एक्सप्लोजिव वापस दोबारा गया नौगाम में, और आपको पता है नौगाम में क्या हुआ, 360 किलो का तकरीबन वहाँ पे पकड़ा गया था, उसका वो चल रहा था, फॉरेंसिक जांच चल रही थी, उसमें फॉरेंसिक के भी लोग मरे हैं उसमें। पर सर पुलिस वाले भी दिल्ली मरे के हैं। बाद नौगाम में ब्लास्ट हो गया, तो अब अगला ब्लास्ट तो कहीं भी हो सकता है, कानपुर, लखनऊ, जो 2004 से 2008 का पीरियड था भारत का, कि हर भारतीय डरा हुआ था कि कहीं भी ब्लास्ट हो सकता है, आप मार्केट जाएंगे ब्लास्ट हो जाएगा, वाराणसी के संकट मोचन मंदिर में ब्लास्ट हो गया, हर जगह ब्लास्ट हो रहे थे उस समय देश में। तो ये तो फिर वो वाली स्थिति आ गई है। नहीं देखिए, हर समय हम पिछले को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, राइट। पिछले से कंपैरिजन मैंने पहले भी बताया, हमारी सबसे बड़ी गलती होती है पिछले से कंपेयर करना। पहले जो ब्लास्ट होते थे उनके बड़े डिटेल्ड नेटवर्क लिंक्स मिल जाते थे हमको। अब क्या हो रहा है कि उनको ये स्टारफिश मॉडल बनाना भी बहुत डिफ़िकल्ट है। भाई कंट्रोल कैसे करें, क्योंकि इनका आपस में कनेक्शन तो है नहीं। सो नाउ अभी ये रेडिकलाइजेशन पे ज़्यादा डिपेंडेंट है, आइडियोलॉजी पे ज़्यादा डिपेंडेंट है। सो इसलिए जो है अब हमको लोकल पुलिस स्टेशन तक को भी एम्पावर करना पड़ेगा इस तरह की इन्वेस्टिगेशन और छानबीन करने के लिए। सभी को अपना इंटेलिजेंस, जो बोलते थे ना कि सबसे ज़्यादा खबर किसके पास होती है, बीट कांस्टेबल के पास। अब उस बीट कांस्टेबल को हम खाली उसी तरह की खबर के लिए नहीं करेंगे, फलाना का घर उधर है, उसकी उससे लड़ाई हो रही है, इसके यहाँ पर ये चोरी हो गई तो मुझे पता है किसने चोरी की। अब इससे ऊपर उठना पड़ेगा। अब हमको तैयारी करनी पड़ेगी कि भाई अब कौन से और नए तरीके इस्तेमाल करेंगे जिससे कि हमको ये बीट कर सकें। आप समझ रही हैं? तो उनको टेक्नोलॉजिकली एम्पावर करना पड़ेगा। पुलिस हैज़ टू बी रिफॉर्म्ड। पुलिस रिफॉर्मेशन की पॉलिसी पता नहीं, जब मैं सर्विस में था तब से चल रहा है कि पुलिस रिफॉर्म, पुलिस रिफॉर्म, पुलिस रिफॉर्म। हमारा पुलिस टू पब्लिक रेशियो इतना कम है, अगर उतना हमको बढ़ाना पड़े तो हमारे देश का खर्च भी उतना बढ़ेगा। और खाली पुलिस टू पब्लिक रेशियो ही नहीं, उनको एम्पावर करना ज़रूरी है। तो मैं बोल रहा हूँ इस समय आ गया है ऑपरेशन सिंदूर नहीं, ऑपरेशन इंदूर का। इंडोर, INDOOR। वी हैव टू नाउ लॉन्च ऑपरेशन इंडोर। और उसको अगर आप लिखेंगे इंग्लिश में तो आप उसको इंदूर बोल सकती हैं। तो ऑपरेशन इंदूर का समय आया है इस समय कि हमको अपनी जो इंटरनल कोहेजन है उसको बचा के रखना है। और इंटरनल कोहेजन तभी बचेगी जब आप अंदर के ये जो जिस तरह का आपने एक सिनेरियो पेंट किया जिससे कि भय पैदा हो सकता है हमारे पब्लिक के अंदर, उसको दूर करना है। और उसके लिए मुझे जहाँ तक
लगता है और मुझे जहाँ तक ये अनुमान है कि हमारी पुलिस जो है काफ़ी एक्टिव हो रही है, इसके ऊपर काफ़ी जोर भी चल रहा है। मेरा डर सिर्फ उन्हीं स्टेट से है जो कि कोऑपरेट नहीं कर रही हैं फुली। जैसे अब जैसे आप देख लीजिए, साउथ में देख लीजिए, केरला हो गया, हैदराबाद की कुछ एरियाज हैं, आई वुड पुट तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, जहाँ भी मतलब आप देख रहे हैं कि पॉलिटिक्स से जोड़ दे रहे हैं सिक्योरिटी को। इन माय व्यू वो गलत है। सिक्योरिटी को मैं तो सभी पॉलिटिकल पार्टी से एक ये आग्रह करूँगा कि आप सिक्योरिटी को पॉलिटिक्स से मत जोड़िए। इट इज़ नॉट अ प्लेइंग फील्ड फॉर पॉलिटिक्स। हमारे देश की सुरक्षा का सवाल है। अगर नौगाम में लोग मरे हैं तो क्यों मरे हैं? आधा तो आपको रीज़न ये भी देना पड़ेगा कि हमारी जो पुलिस है, प्रॉबेबली दे वर नॉट स्किल्ड टू हैंडल दैट काइंड ऑफ अ थिंग। आप इस तरह से भी तो सोच सकती हैं ना। कितनी बार उन्होंने अमोनियम नाइट्रेट को देखा? वहाँ पे एफएसएल के 3 लोग थे, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के। हो सकता है वो उस समय उनके साथ वहाँ नहीं हो, मौजूद हों, को थोड़ा दूर हों। अब इन किसी पुलिस वाले को अगर हैंडलिंग नहीं आती है ठीक से अमोनियम नाइट्रेट की, मैंने क्या बोला, अमोनियम नाइट्रेट अपने आप भी एक्सप्लोड हो जाता है। अगर वो काफ़ी दिनों से पैक्ड एक छोटे से कमरे में रखा हुआ है, 380 किलो, बहुत 360 किलो, 360 kgs इज़ क्वाइट अ बिट ऑफ मटीरियल। बोरे में अगर आप डालेंगे 360 किलो तो बड़ा बोरा चाहिए होगा। इट्स ऑलमोस्ट हाफ अ टन। सो अगर वो कहीं ऐसी जगह पे पड़ा हुआ है, हो सकता है जब वो टेस्टिंग कर रहे हो तो कुछ ऐसे मटेरियल वहाँ पर हो टेस्टिंग के लिए विच में हैव कॉज द डिटोनेशन। वी डोंट नो एग्जैक्टली, नाउ दैट विल गेट टू नो। ये भी हो सकता है कि वो एविडेंस गिराने के लिए किया गया हो, लेकिन लकीली एनआईए के पास बैकअप एविडेंस है। तो वो जो कोशिश की गई हो, अगर किसी ने मान लीजिए सैबोटाज भी है, अगर कोई somebody is compromised in this, ये जो पूरी टीम थी वहाँ पे, अगर उसमें कोई compromised भी था तो, और इसकी वजह से उसने धमाका किया, if it is not an accidental, तो luckily evidence का बैकअप एनआईए के पास था। So ऐसा नहीं है कि वो छूट जाएंगे। They will ultimately be hunted and they will pay for what they have done। लेकिन ये जो हमारा गैप है वो दूर करना ज़रूरी है, ताकि जिस तरह का आपने डर पब्लिक में लगाया है वो ना हो। अब मैं यही कहूँगा पब्लिक से कि डरिए मत। दीज थिंग्स हैपन इन एवरी कंट्री एंड आवर कंट्री इज़ डूइंग फार बेटर टू इंश्योर दैट कि इस तरह की चीज़ें कम से कम हों। कुछ चीज़ें एक्सीडेंटली हो जाती हैं, उसको हमको उस कमी को दूर करने की ज़रूरत है।